हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 7 मार्च 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे बेसिकली, और 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए, ये बेसिकली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा, और इन वीडियोस के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। जो भी आपको करंट की अपडेट होती है, सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, या फिर किसी भी तरह की जो अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? और गाइज, आपके आगामी दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें यहाँ से इस लिंक से जरूर से बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखी है, तो आप जाकर जरूर से बताइएगा कि आपके एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आप लोगों की कर पाएँ। जीके जीएस करंट अफेयर के हमारे आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में ही खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, या बीच में ही ये बेसिकली खत्म हुई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 17 तक ये थी, पर इसको 2000 नीति आयोग को, देखिए आपको योजना आयोग को 2015 में बंद कर दिया गया, तो तभी ये बंद कर दी गई थी, खत्म हो चुकी थी। एक तो ये था आपका। अब ऑप्शंस किस हिसाब से मिले थे उस हिसाब से भी इसको जो है क्लिक किया जा सकता है ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दी गई? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से 78 तक चली थी, इसको 77 में ही समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो इस तरह से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना था थोड़ा सा कि क्या आपको किस टाइप से चीज़ें मिली थी। बाकी दोनों तरह के हमने बता दिए। आपका यहाँ से अब कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आगे से आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप डेफिनेटली इसको सही कर लेंगे। किसी भी सिचुएशन में आपका क्वेश्चन बने, आसानी से आप यहाँ से निकल कर बाहर आ जाएंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ से आपको कवर करवा दी है। देखिए, पहले वाली जो पॉइंट है इसका हम पहले डिस्कस करते हैं। 2024 में, माफ कीजिएगा, 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म कर दिया, और इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग, है ना। नीति आयोग लाया गया, जिसका जो काम है पंचवर्षीय योजनाओं की जगह नीतिगत जो फैसले हैं इन पर फोकस करना था, नीति आयोग का काम। क्लियर है? अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चंस की डिटेल की। तो 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है 1974 से 78 तक भारत की एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित समय से पहले ही यह समाप्त कर दी गई थी। इस तरह से अगर क्वेश्चन बना हो तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। क्यों और कैसे खत्म हुई पंचवर्षीय योजना? तो इमरजेंसी यानी कि 1975-77 का प्रभाव देखने को मिला था। यह योजना इंदिरा गांधी सरकार के समय हुई थी, है ना, शुरू, जिसका मुख्य लक्ष्य था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। तो 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा था, और जिससे आर्थिक नीतियों में कई बदलाव हुए थे। 1977 में सरकार बदल गई, है ना। 1970 के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सत्ता में आई, और नई सरकार ने इंदिरा गांधी की नीतियां पसंद नहीं थी, है ना, नई सरकार को। इसलिए उन्होंने 1978 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया है, पंचवर्षीय योजना को। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बना है कि कौन सी अपने टाइम से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, निर्धारित समय से। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना इस तरह से आपका रहेगा। वैसे हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर मिल रही है। पहले इसकी प्राइस 79 थी। स्पेशल आप सभी लोगों के लिए हमने काफ़ी कम प्राइस कर दी है। तो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किए तो जरूर से करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप सभी लोगों के लिए। एक बार डेमो भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, और कंटेंट भी देख लीजिएगा, कितना एडवांस कंटेंट वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है सारे के सारे, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं ना, वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पर अपडेट करके रखे हैं। तो जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो देख लीजिएगा। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस आप जरूर से एग्जाम से पहले करके जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी और टाइम मैनेजमेंट में भी मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की बदौलत ही सही हो पाती है आपकी एग्जाम में, है ना। तो एक बार जरूर से आप टेस्ट लगा कर देखिएगा, स्कोर चेकआउट करें, टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइम की सबसे दिक्कत आप सभी लोगों को होती है। जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं ना, वही टाइम का ही रोना सब रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि टाइम कम हो गया या टाइम कम पड़ा। इस तरह की चीज़ें आपको आगे फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप थोड़ी सी इस टेस्ट सीरीज़ की मदद से काफ़ी सफिशिएंट टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे आपकी तैयारी के लिए। और अगर इनको अच्छे से यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया ना, तो एग्जाम में इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि पहले हम टेस्ट से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते, है ना। और ये सभी आप सिर्फ 49 रुपीज़ में कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस। अगर और कहीं आप जाएंगे ना, तो आपका काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए, और काफ़ी कम कंटेंट मिलता है। हम कंटेंट भी आपको काफ़ी बढ़िया देते हैं, शानदार देते हैं, और जो चीज़ें होती है एग्जाम ओरिएंटेड देते हैं।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के विजिट कर सकते हैं। सेम आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी आपको बढ़िया से बढ़िया मिलेगा, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के लिए आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के डेमो भी देख सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। गाइज अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज अब आपका ये जो लेखक और पुस्तक और लेखक वाला जो टॉपिक है ये पूछा जा रहा है, करीबन दो क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा इस टॉपिक को। विशाख दत्त ने प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस की रचना की। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है और यह जो है भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने के बारे में बताता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व से में नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, इनको हराया था, है ना। और उन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे और उन्होंने निकेटर की पुत्री से विवाह किया था, है ना। तो याद रखिएगा चीजों को। और उन्होंने जो है गाइस 321 ईसा में से 297 ईसा पूर्व तक शासन किया था चंद्रगुप्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रशासित प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के केंद्रशासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इन पदों के लिए 5 साल के लिए नियुक्ति करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी में प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, इनको केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकते हैं। और ऐसे मामले में राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख, ये जो आपको यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल रही है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें उपराज्यपाल के पास में ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा पावर होता है। वहां जो है वह राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1991 में भारत में कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1991 में, आपको बताइए। 1991 से लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, हर दिन हर शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अच्छे से कवर करिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चंस की भरमार है। और आज सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिले, एक तो 1857 की क्रांति से देखने को मिले क्वेश्चंस ज्यादा, 1991 से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके अलावा पंचवर्षीय जो योजना है, इससे भी क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। बाकी अनुच्छेद तो आपका पहले ही दिन से भरमार क्वेश्चंस आ रहे थे, करीबन 5-5-6 से क्वेश्चन एक ही आपका टॉपिक से बन रहे। अगर गाइज इन टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक की अगर अपन देखें 4-5 टॉपिक को, तो इनसे करीबन 15 से 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, है ना। 15 से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे इन 4-5 टॉपिक से आ रहे हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चंस के अगर अपन देखें, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 तो इनमें से हो गए और 30 बाकी के एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बाकी आप यहाँ से इन टॉपिक को कवर कर लेंगे तो पूरा 20 का 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं, है ना, 5 टॉपिक को पढ़ने से। तो अच्छे से पढ़ के जाए सभी लोग, यही हम कह रहे हैं पहले दिन से ही। साल 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति एनईपी लागू हुई थी और इसे नरसिम्हा राव जो सरकार थी, इनके नेतृत्व में शुरू किया गया था। और इस नीति का मकसद था आर्थिक स्थिरता बहाल करना, मुद्रास्फीति को कम करके विदेशी निवेश को बढ़ाना और गरीबी कम करना, अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है इसको बढ़ाना, इसका जो है मकसद था। और इस नीति के तहत कई सुधार भी किए गए, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र का उदारीकरण, आयात शुल्क में कमी, खाद्य ईंधन, उर्वरकों पर सब्सिडी को हटाना और सरकारी नियंत्रण को कम करना। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा गया है, टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट किसने पूरे किए हैं। इस तरह से क्वेश्चन बना है, क्लियर है। तो रविंद्र जडेजा करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 30 सितंबर 2024 को कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट इन्होंने पूरे किए थे। जडेजा ने ये जो उपलब्धि है बांग्लादेश के तेज गेंदबाज खालिद अहमद को आउट करके हासिल की थी। और टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट और 3000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी ये बने हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज, इनका नाम शामिल हो चुका है रविंद्र जडेजा का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तमिलनाडु सरकार में ही मंत्री सेंथिल बालाजी, इनको सितंबर में जमानत किस केस में मिली, इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो जॉब्स फॉर केस स्कीम के तहत इनको जो है जमानत मिली थी। अब ये क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को जॉब्स फॉर केस यानी कि नौकरी के बदले नगद, है ना, घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
26 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। ये मामला उस समय का है जब सेंथिल बालाजी 2011 से 15 के बीच AI और ADM के सरकार में परिवहन मंत्री थे ये, और आरोप है कि उन्होंने सरकारी परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों को से भारी रिश्वत उस टाइम पर ली थी, तो इस वजह से इन पर ये चीजें हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसकी जो लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है, याद रखिएगा इनका नाम। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। तो पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ये पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक इन्फोसिस के सह संस्थापक सुधा और नारायण मूर्ति के जीवन का एक अंतरंग दृश्य प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है, ये रहती है? तो यहाँ पर जो है अपातानी, बुगुन, हुस्सा, तागिन, है ना, खम्पटी, मिसमी, मोनपा, है ना। मोनपा काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। अभी हाल ही में आपका SSC की जो एग्जाम हुई थी ना, उसमें भी ये क्वेश्चन बना था। सिंगपोहो और वांचो ये जनजातियां यहाँ पर रहती है, इन्हीं में से एक आपको मिली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मंत्री परिषद के मुख्य कार्य क्या है? तो नीति निर्माण करना और कार्यान्वयन करना मंत्री परिषद के कार्य हैं। मंत्री परिषद के कार्यों के दो प्रमुख पहलू हैं, नीति निर्माण और कार्यान्वयन। तो नीति निर्माण मंत्री परिषद हमेशा सत्तारूढ़ जो दल है इनके सबसे अनुभवी, सबसे प्रभावशाली और सबसे भरोसेमंद सदस्य होते हैं। क्योंकि नीतिगत मामलों पर निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए ये भारत के मंत्री परिषद की शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वहां तक जो पौधे में पानी और घुले हुए खनिजों की को मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाती है, क्या कहलाती है? तो ये जाइलम बोला जाता है ना। वहां तक जो पौधे में पानी और घुले हुए खनिजों को मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, इसको जाइलम कहा जाता है। जाइलम सहनवहनी ऊतक होता है ना। पौधे में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम संवहनी पौधों को अपना वर्गीकरण देते हैं। ये संवहनी ऊतक है जो पूरे पौधे में पदार्थों का परिवहन भी करते हैं। अगला जो क्वेश्चन बना है ये वंदे भारत ट्रेन से बना है। वंदे मेट्रो ट्रेन नाम का जो नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। तो प्रधानमंत्री ने जो रखा गया है इसका नाम, ये उद्घाटन से कुछ टाइम पहले ही किया है। तो इससे पूछा है क्वेश्चन कि इसका उद्घाटन कब किया गया था? 16 सितंबर 2024 को, है ना। 16 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से भुज के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, और उद्घाटन से कुछ घंटे पहले इस ट्रेन का नाम बदलकर इन्होंने नमो भारत रैपिड रेल रखा गया। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी संशोधन कौन सा नहीं है? तो 86वां संशोधन ये डीपीएसपी से संबंधित नहीं है, आपको याद रखना है। और ये जो संशोधन है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ना कि डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से। क्लियर है? तो ये आपका 86वां संशोधन करेक्ट आंसर रहेगा। और भी ऑप्शंस आपको दे रखे थे। 86वां संशोधन जो है 2002 में क्या बदलाव हुए थे? तो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया, और पहले यह 6 से 14 वर्ष की शिक्षा से संबंधित डीपीएसपी था, लेकिन इसे संशोधित करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, है ना, देखभाल पर इसको केंद्रित कर दिया गया। और गाइस देखिए हमारी स्पेशल ई बुक है, जी की स्पेशल ई बुक, सिर्फ 25 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो डेमो डिस्क्रिप्शन में डला है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था। हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बेसिकली किया गया था। हालांकि इनके इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरक जो शक्ति है ये कम हुई, पर्यावरण को भी इससे नुकसान पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम दीव बीच गेम्स 2024 की मेजबानी किसने की है? तो दीव के द्वारा ये की गई है। देश के प्रथम दीव बीच गेम्स 2024 का जो शुभारंभ है 4 जनवरी 2024 को दीव के घोघला समुद्र तट पर हुआ। और दीव केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का एक भाग है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 से साल 2022-23 तक इस दौरान कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? ये क्वेश्चन बना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा ये 24
24.82 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24.82 करोड़ लोग जो है ये गरीबी से बाहर निकले हैं। इसका परसेंटेज देखें तो करीबन ये जो है 17.89% गरीबी में कमी आई है, ये इनका कहना है नीति आयोग की रिपोर्ट का, है ना। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 में भारत में बहुआयामी गरीबी दर 29.17% थी, जो साल 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई। यानी कि पिछले 9 सालों में गरीबी दर में 17.89% कमी आई है, और इस दौरान करीब 24.82 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं, है ना। तो यही आपसे डेटा पूछा गया है। अगर परसेंटेज आगे से पूछा जाए तो ये परसेंटेज भी आप याद रखिएगा कि 2012-13 में कितना था और 22-23 में कितना हो गया, कितनी कमी आई, कितने करोड़ लोग कम हुए, है ना। इस तरह की चीजें हैं। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय पर केंद्रित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1974 से 78 तक थी, और इस योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। इसके बाद खनन क्षेत्रों का स्थान इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने किया था। मौलवी लियाकत अली का पूरा नाम है। उत्तर प्रदेश राज्य के जो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, अभी हाल ही में कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया गया। एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे ये, और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे ये, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 जो संग्राम में विद्रोह के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली हुई थी 1951 में, है ना, 1951 में हुई थी, और दूसरी हुई थी 1956 में। तो 56 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना साल 1956 में शुरू हुई थी, और ये साल 1961 तक चली थी। 61 से तीसरी स्टार्ट हुई थी, है ना। तो भारत की पंचवर्षीय योजना की सूची, पहली जो पंचवर्षीय योजना है 51 से 56 तक चली थी, दूसरी चली थी 56 से 61 तक, है ना। इस तरह से चीजें यहाँ पर 5 साल के लिए थी, तो याद रखना है आपको क्रम वाइज। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन कब हुआ था? तो इस तरह की चीजें भी हमें बताइए, और हमें जो बताया है क्वेश्चंस ऐसे बताया कि पंचवर्षीय योजना से कई सेम टू सेम क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस कई बार तो 2 बार पूछे जा रहे हैं, है ना। और जो क्वेश्चंस पूछा गया जैसे कि पंचवर्षीय योजना से दूसरी से पूछा है कि दूसरी का उद्देश्य क्या है ना, वही पूछ लिया है कि फिर वापस से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वो भी दूसरी से बना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, है ना। इस तरह की चीजें भी देखने को मिली है। ऐसा ही पंचवर्षीय योजना में भी हुआ था, और ऐसा ही आपका 1857 की क्रांति में भी हुआ था। इसमें भी 2-3 जो जगह है यहाँ के नेतृत्वकर्ता पूछा है कि यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इस तरह की चीजें आपकी हो रही है ना। तो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस तरह की चीजों में, क्योंकि क्वेश्चंस इजी है, बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, और आपके एक के साथ साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चंस क्लिक हो जाएंगे, है ना। तो आपके लिए ही बेनिफिट है कहीं ना कहीं। तो गरीबी उन्मूलन कब हुआ? तो इस तरह की चीजें अभी तक, है ना, अभी तक पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन हुआ नहीं है ना। तो हमने यही डाला है कि अभी पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है ना, ये हमने डाला है। अगर आपको सन मिले थे तो फिर बताइएगा क्या सन था। बाकी अभी जहां तक है गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ है ना। अभी हमने परसेंटेज भी देखा है, कितने करोड़ लोग अभी तक जो है गरीबी में ही है ना। तो इस तरह की चीजें हैं, बाकी कम हुआ है ना कि उन्मूलन पूरी तरह से हुआ है। तो गरीबी उन्मूलन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, हालांकि इसे कम करने के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन जो दिवस है हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 1992 को प्रस्ताव 47/196 के जरिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बना है दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से। अभी आपसे पूछा है कि कब स्टार्ट हुई थी, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, और क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। इसके पहले हमने जो प्रयागराज वाला देखा था ना, इलाहाबाद प्रयागराज वाला, अब यहाँ पर बना है कुल्लू से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, और इससे आपको ही ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो रही है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाना। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मकसद बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस योजना के जरिए कोयले का उत्पादन बढ़ाया गया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट लगाए गए इसी योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो प्रताप सिंह ने किया था। इस तरह से क्वेश्चन बना था, राजा प्रताप सिंह या प्रताप सिंह। तो कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया। प्रताप सिंह और उनके साथी वीर सिंह ने को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अगस्त 1857 को धर्मशाला में इनको फांसी दे दी गई। अगला जो क्वेश्चन बना है
ये बना है नाबार्ड से। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है ना। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत का एक प्रमुख विकास बैंक है ये। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, है ना। तो 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भारत के मुंबई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया लॉर्ड डलहौजी से बना है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य ले यानी कि राज्य हड़प नीति के बारे में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, बात की जा रही है। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया था? तो ये सतारा राज्य पर किया गया था। सतारा जो कि महाराष्ट्र में आता है। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की जाने वाली विलय नीति थी ये राज्य हड़प नीति। इसके अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, है ना, कंपनी द्वारा कब्जा वहां पर कर लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बेसिकली रूल्स बनाए थे, है ना। इनकी नीति ही ऐसी थी, राज्य हड़प नीति, है ना। तो राज्य की दूसरे राज्यों की नीतियां इस नीति के तहत हड़पी जाती थी। तो इसमें पहला स्टेट कौन सा था? सतारा था पहला जो सबसे पहले हड़पा गया था, है ना। और गाइस करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से करीबन 12 से 14 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अच्छे से कवर करिएगा इनको, क्योंकि करंट अफेयर आपका फर्स्ट शिफ्ट में हमने बताया था 10 से 12 क्वेश्चन मिले थे और अब 12 से 14 क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला क्वेश्चन है रबी की फसलें कब काटी जाती है? तो अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है रबी की फसलें। फसलों को भी देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। रबी की फसलें अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है ना। और रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है। अरबी शब्द रबी का मतलब होता है वसंत, है ना, इसलिए रबी की फसलें वसंत ऋतु में काटी जाती है। और रबी की फसलों की बुआई जो है ये अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है शुष्क मौसम में हवा कौन सी पर्वत से आती है? तो रॉकी पर्वत, आल्प्स पर्वत और एटलस पर्वत यहाँ से आती है शुष्क मौसम में। शुष्क मौसम में हवा रॉकी पर्वत और आल्प्स पर्वत और एटलस पर्वत जैसी पर्वत श्रृंखलाओं से आती है। चिनूक की अगर अपन बात करें ये क्या है? तो ये प्राथमिक रूप से सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान से चलने वाली शुष्क गर्म वायु है। चिनूक इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्कन का पठार किसका बना हुआ है? तो ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है दक्कन का पठार, है ना, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है। बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट एक बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान है ना। तो बेसाल्ट या आग्नेय आपको दिया रखा होगा। दक्कन पठार का जो उत्तर पश्चिमी भाग है लावा प्रवाह या आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। इसे डेक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। तो अगर डेक्कन ट्रेप भी मिले, कई बार आपको दक्कन को डेक्कन ट्रेप भी मिलता है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, चीजें एक ही है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, इस तरह से क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन था, किस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। आप थोड़ा सा देखकर बताइएगा कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, कुछ और था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिनके बारे में हम पहले ही आपको कवर करवा चुके हैं सारी चीज़ें। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से एक बार डेमो देख लीजिएगा। 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको जरूर से पसंद आएगी। इतना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है इसमें, पूरा का पूरा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, सारा का सारा लेटेस्ट है ना। जो कि बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर आपको दिया जा रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, एक बार जाकर विजिट जरूर से करें, चेकआउट करें, है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में खादर और बांगर, है ना, बांगर और खादर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोआब जो क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, इसको कहाँ बोला जाता है? दोआब क्षेत्र बोला जाता है। तो बांगर खादर कहाँ पर पाए जाते हैं? यहीं पर दोआब वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांगर और खादर क्षेत्र आमतौर पर दोआब में पाए जाते हैं। कुछ गांवों में खादर और बांगर दोनों क्षेत्र उनकी राजस्व सीमाओं के भीतर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपकी एग्जाम में आज पूछे गए, है ना। जितने भी क्वेश्चंस मिले पूरे हमने कवर करवा दिए हैं। और बाकी मैथ्स रीजनिंग का जिनको पता है वो लिखकर हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा आप हमें लिखकर, क्लियर है। बाकी अगर और कोई क्वेश्चंस आपको पता है तो आप वो भी बता सकते हैं हमें टेलीग्राम के थ्रू, है ना, अगर आपको पता है तो। बाकी आपसे यही कहना चाहेंगे कि जबकि आपका एग्जाम हो गाइस, क्वेश्चन जरूर सेंड किया करें एग्जाम से निकलने के तुरंत बाद, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा हम क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आपकी पहले हेल्प हुई है तो आपको भी आगे हेल्प करनी चाहिए बाकी लोगों की, है ना। तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम हो जरूर सेंड करिएगा। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वहाँ पर जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम अपडेट करते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम आपको इनके बारे में बता चुके हैं। तो इनको अगर अभी तक आपने डेमो नहीं देखा है, डेमो देखिएगा, चेकआउट करिएगा। काफ़ी कम प्राइस में मिल रही है, अगर इनरोल नहीं किया तो इनरोल भी कर सकते हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश के स्पेशल एग्जाम के लिए अवेलेबल है और ये हमारी स्पेशल ई बुक है जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं।
मैथ्स की अगर अपन बात करेगा, इस नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चंस बना है, 2 से 3 क्वेश्चन। रेशियो और प्रोपोर्शन से आपका 2 क्वेश्चन बने हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन बने हैं आपका। इसके अलावा टाइम स्पीड से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, है ना। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन बना है, और SICI से 1 क्वेश्चन है। एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन है। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। और रीजनिंग में बात करें तो एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन है। सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोशन से 3 से 4 क्वेश्चन है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है। रैंकिंग एंड ऑर्डर से 1 क्वेश्चन है। सिलोज से 3 क्वेश्चन पूछा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 है। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन बने हैं ना। वाटर मिरर इमेज से 1 बना है। इम्पैक्ट फिगर से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी का सारा कवर करवा दिया है ना। लगभग आपको यहाँ से पूरा पैटर्न एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह की चीज़ें आपकी एग्जाम में यहाँ पर पूछी जा रही है। लगातार जो चीज़ें आपकी एग्जाम में बन रही है ना, वहीं से पूरा पैटर्न आ रहा है। कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही कि पूरा का पूरा पेपर ही चेंज हो चुका है। तो आपको अब चीज़ें आसान लगने लगी होंगी, क्योंकि आपने पहले ही प्रिपेयर करके रखी होंगी। नहीं किए तो कर लीजिएगा, ये आपकी सबसे बड़ी फिर भूल रहेगी, है ना। तो ये सारे टॉपिक हमने डाल रखे इस टेस्ट सीरीज में, चेकआउट करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस ही आपके हाथ में है ना। यहीं से आप अपने स्कोर को काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इनके बारे में, सभी के बारे में एडवांस है बिल्कुल आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग। NTPC की भी एग्जाम जल्द होने वाली है, तो उसके लिए भी आप अभी से लग जाइएगा। जो टॉपिक आपके आ रहे हैं ना अभी एग्जाम में, वही आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न तो वही रहेगा रेलवे का, आपको बताइए, है ना। SSC में भी इतना ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो GD की हुई थी उसी के अकॉर्डिंग लगभग क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। तो चीज़ें यही होती है कि कोई सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1857 वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 1981 वाले हो रहे हैं। तो वो तो हम ऑलरेडी आपको बता ही देते हैं एनालिसिस के थ्रू कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, बाकी टॉपिक आपको पहले ही कवर करने रहते हैं। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में ये चीज़ें फिर आप इतनी जल्दी स्मूथली चीज़ों को नहीं कवर कर पाते हैं, है ना। तो इनको आप पहले ही तैयार करके रखिएगा। बाकी एग्जाम स्टार्ट होने के बाद तो जो टॉपिक आपके बनने लगेंगे, फिर उस पर आप कमांड करने लग जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं। ये स्पेशल ई बुक है जो सिर्फ 25 रुपये प्राइस पर मिल जाएगी। 1500 से अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे, जो यहाँ से आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। डेमो भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर डाला है। व्यू डेमो पर क्लिक करके ई बुक वाले सेक्शन में चले जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और इन वीडियोस की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? एप्लीकेशन पर, स्टडी मटेरियल में, वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अपडेट कर दी हमने जितनी PDF थी सारी। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया कर लिया, क्योंकि जो भी अपडेट होती है हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं सबसे पहले, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग लिंक का कब पूछ रहे हैं ना, तो टेलीग्राम पर या तो रॉयल स्टडी आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, आप उनको देखिएगा, अच्छे से चेकआउट करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।